हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। और आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर किया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपको एडिटोरिया बुक का है, जो न्यू वाला बुक है, वॉल्यूम 3। ठीक है। वॉल्यूम 3 से आपको इसमें दिया जा रहा है प्रैक्टिस सेट बीपीएससी के लिए, आने वाले बीपीएससी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ, एफएटीएफ के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए, नए अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार। एफएटीएफ के नए अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार। इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो ये लिया है मार्क्स प्लेयर का। ठीक है, मार्क्स प्लेयर। ठीक है। चलिए, सेकंड है, सुर्खियों में रहा हर्मिट क्या है? तो देखिए, हर्मिट जो है वो एक स्पाईवेयर है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और हर्मिट स्पाईवेयर को देखा जाए तो आपको इटली और कजाकिस्तान में आईफोन और एंड्रॉइड उपकरण में इसका मेन टारगेट था, हर्मिट स्पाईवेयर का। ठीक है, कजाकिस्तान और इटली को टारगेट किया गया था। चलिए अगला देखते हैं, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व का स्थान होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, लद्दाख में स्थित है चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य। और इस चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के एक हिस्से को डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है, जो खगोल विज्ञान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। और इसके तहत रात के आकाश को अनावश्यक रोशनी और प्रकाश प्रदूषण से बचाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुंगभद्र नदी। ठीक है, वर्धा नदी जो है वो तुंगभद्र नदी की सहायक नदी है, जो कि कर्नाटक में प्रस्तावित जो बेदती वर्धा नदी जोड़ परियोजना का एक हिस्सा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है आपको ऑप्शन नंबर बी, 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है। इसका जो इस वर्ष का थीम था, इसका थीम था बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19, एनहांसिंग इनोवेटिव पार्टनरशिप टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ओसनिक सिटी नाम का एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जाना है? ठीक है। तो देखिए, ये जो उसका सही उत्तर होगा वो होगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र ने ओसनिक नाम का एक विश्व का पहला तैरता हुआ शहर का घोषणा किया है, जो कि दक्षिण कोरिया के बुसान शहर के तट पर स्थापित होगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, किस वैश्विक संस्था ने 600 बिलियन डॉलर की वैश्विक अवसंरचना योजना शुरू की है? तो इसका सही तो होगा ऑप्शन नंबर G7। वैश्विक संस्था है जिसने G7 एक वैश्विक संस्था है जिसने 600 बिलियन डॉलर की वैश्विक अवसंरचना योजना शुरू की है। ठीक है। देखिए, G7 समूह देशों ने विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे वित्त पोषित करने और चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का मुकाबला करने के लिए, ठीक है, 5 वर्षों के लिए आपको 600 बिलियन डॉलर 600 बिलियन डॉलर जो है जुटाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे अधिक रहने योग्य शहर। देखिए, EIU का फुल फॉर्म हो गया द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। और इसके अनुसार जो लिवेबिलिटी इंडेक्स बना है और इसमें विश्व का सबसे रहने योग्य शहर जो है वो है वियना। ऑप्शन नंबर बी, वियना को कहा गया है। ठीक है। और कोपेनहेगन और ज्यूरिक जो है वो आपको, ये कोपेनहेगन जो है वो आपको दूसरे स्थान पे है और ज्यूरिक जो है आपको तीसरे स्थान पे है। ठीक है, ज्यूरिक तीसरे स्थान पे है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग।
नीति आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय गिग कार्यबल के 2029, ठीक है, 2029-30 तक आपको 2.35 करोड़ जो है, ठीक है, 2.35 करोड़ श्रमिकों की विस्तारित होने की उम्मीद है, जो कि वर्तमान में आपको 200%, ठीक है, 200% का उछाल होगा। गिग वर्कर भारत में कुल वर्कफोर्स का आपको 4.1% अभी है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 किस देश में आयोजित हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया में। ठीक है, एक्स खान क्वेस्ट 2022 जो है वो मंगोलिया के उलन बटोर में आयोजित किया गया, जिसमें आपको 16 देशों की सेनाओं ने हिस्सेदारी ली। ठीक है, 16 देशों की सेनाएं इसमें हिस्सेदारी यानी भाग लिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एससीओ देशों के लिए सॉलिडरी 2023 नामक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, किस देश ने? एससीओ का मतलब हो गया आपको संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन देशों के लिए सॉलिडरिटी 2023 नामक के संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन ने रखा है। ठीक है, चीन। भारत और संघाई सहयोग संगठन के अन्य सदस्यों ने अपने देशों की सीमा एजेंसियों के लिए एक संयुक्त सीमा अभियान जिसका सॉलिडरिटी 2023 के आयोजन हेतु चीन की पहल का समर्थन किया। किस संस्था के द्वारा पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक की एक रिपोर्ट जारी की गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। ठीक है, आरबीआई के द्वारा पेमेंट विजन 2025 शीर्षक की एक रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? तो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाली एकमात्र संस्था है एसबीआई। इलेक्टोरल बॉन्ड ब्याज मुक्त साधन है जिन्हें राजनीतिक दलों द्वारा बैंक खाते के माध्यम से 15 दिन के भीतर भुनाया जा सकता है, और एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था है। ठीक है, चलिए एसबीआई हो गया। अब नेक्स्ट है पीएसएलवी C53 मिशन में इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया? पीएसएलवी को हम लोग क्या कहते हैं? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जैसे हिंदी में कहें ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का जो C53 मिशन है उसमें इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर का, सिंगापुर के 3 उपग्रहों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का स्थान है 37वां। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक मतलब वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 37वां है। ठीक है, भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि की है। ठीक है, भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्था में सबसे तेज वृद्धि की और इस सूचकांक में भारत का स्थान जो 43वें स्थान पे था अब 37वें स्थान पे पहुंच गया है। ठीक है, 43वें से 37वें स्थान पे पहुंचा है, और जिसमें प्रथम स्थान पर आपको आया है डेनमार्क। ठीक है, प्रथम स्थान पे है डेनमार्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी जनरेटर जो है आपको फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, डीसी जनरेटर क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है आपको विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये फराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत का कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए ये दाब को मापता है बैरोमीटर, सही है।
यह है तापमान। तापमान को मापता है पायरोमीटर। देखिए पायरोमीटर का कहने का मतलब यह है कि पायरोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो कि बहुत दूर स्थित जो वस्तु होता है उसका तापमान मापने में इसका यूज होता है। ठीक है, तापमान मापने में पायरोमीटर सही है। फिर तापमान मापने के लिए आपको थर्मोमीटर, ये भी सही है। और भूकंप मापने के लिए आपको सिस्मोग्राफ, ये भी सही है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथन बल के बारे में सत्य नहीं है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, तो ये सही है। बल हमेशा वेग की दिशा में बदलेगा, ये गलत है। ठीक है, बल हमेशा वेग की दिशा में नहीं बदलता। जैसे कि आपको रैखिक गति, जिसे हम लोग लीनियर मोशन कहते हैं, या फिर घर्षण। ठीक है, फिर देखिए बल हमेशा वेग के परिमाप को बदलेगा, नहीं, ये भी गलत है। बल कभी भी वेग के परिमाण को नहीं बदलता है, जैसे कि अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन डी में है बी और सी, तो यही सही होगा क्योंकि यहां पूछा गया है कौन सा सत्य नहीं है, तो बी और सी सत्य नहीं है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है कि ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कंपन के आयाम, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे। ध्वनि का जो आयाम होता है, मतलब कि ध्वनि का जो एम्पलीट्यूड है, ध्वनि की प्रबलता है, मतलब उसका लाउडनेस है, ये उसको निर्धारित करता है। एक तेज ध्वनि का आयाम बड़ा, जबकि मंद ध्वनि का आयाम छोटा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, देखिए जब हम जल का इलेक्ट्रोलाइसिस होने पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़े जो इलेक्ट्रोड होते हैं और ऑक्सीजन के बुलबुले बनते हैं, तो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े जो इलेक्ट्रोड हैं वो हाइड्रोजन के बुलबुले बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारी बिजली मतलब हैवी लाइटनिंग, हैवी लाइटनिंग गिरने के दौरान निम्न में से क्या करना सबसे अच्छा है। जब भारी बिजली गिरे तो निम्न में से क्या करना सबसे अच्छा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, घर के अंदर धातु के दरवाजों या खिड़कियों से दूर रहना चाहिए। भारी बिजली गिरने के दौरान घर के अंदर रहना तथा धातु के दरवाजा और खिड़की से दूर रहना सही विकल्प है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यह लाल रंग को परावर्तित करता है। ठीक है, कोई लाल रंग की वस्तु हमें लाल रंग की दिखाई देती है क्योंकि ये व्हाइट कलर को व्हाइट कलर के सभी रंग को सोख लेगा और केवल लाल रंग को ही परावर्तित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एमकेएस प्रणाली में कार्य इकाई क्या है। एमकेएस प्रणाली में कार्य इकाई क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूल। कार्य इकाई का मतलब कहा जाए तो देखिए हम लोग कार्य को कैसे मापते हैं। कार्य को हम लोग कहेंगे बल इंटू विस्थापन। ठीक है, अब देखा जाए तो बल का क्या हुआ, बल का हो गया आपको न्यूटन और विस्थापन का मीटर, यानी न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर को जो हम लोग कहते हैं वो हम लोग कहते हैं जूल। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रतिरोध के दो तार R1 और R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो संयोजक का तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो देखिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला पैरेलल का 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा आपको प्लस R2 बाई R1 इंटू R2। ठीक है, तो ये रिवर्स है, जब हम लोग इसको उल्टा करेंगे सही करेंगे तो R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 ये आएगा, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें।
तो निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण से सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य होते हैं? ठीक है, तो इसका देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो तरंग। तरंग दैर्ध्य की बढ़ती लंबाई के अनुसार सही क्रम देखें तो गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण और रेडियो तरंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। बेटा सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है ये एक उपधातु है। ठीक है, सिलिकॉन क्या है? ये एक उपधातु है, क्योंकि ये धातु और अधातु दोनों के गुण इसमें प्रदर्शित होते हैं। और इसका जो परमाणु क्रमांक है ये है 14, परमाणु क्रमांक 14। और इसका जो प्रतीक है, मतलब जो सिंबल है वो है SI। सिलिकॉन का सिंबल SI और परमाणु क्रमांक 14। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नेलाइट जो है वो आपको पोटेशियम का अयस्क है। ठीक है, कार्नेलाइट पोटेशियम का अयस्क है, जिसका सूत्र अगर हम लोग देखें तो सूत्र होता है KMgCl3 डॉट इंटू 6H2O। ठीक है, ये हो गया आपको कार्नेलाइट का। ठीक है, और इसका जो उपयोग है वो आपको उर्वरक का निर्माण में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हीलियम की नाभिक में होता है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में क्रोमैटोग्राफी का तकनीक का उपयोग होगा एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। फिर नेक्स्ट देखें, मानिक और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं, तो ये होता है आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मानिक और नीलम एक रासायनिक रूप होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। चलिए अगला है, जर्मन सिल्वर में चांदी की प्रतिशत होती है। तो देखिए जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत जो है वो 0% है। ठीक है, जर्मन सिल्वर जो होता है वो होता है आपको तांबा, जस्ता और निकल का, जिसमें तांबा का मात्रा होता है 50%, फिर आपको जस्ता का होता है 35% और निकल का होता है 15%। ठीक है, ये इन तीनों का मिश्रण है आपको जर्मन सिल्वर। इसमें चांदी नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है, तो 1 कैरेट बराबर होता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 200 मिलीग्राम के बराबर। ठीक है, 1 कैरेट जो होता है इसका बराबर वैल्यू होता है आपको 0.2 ग्राम के। ठीक है, 0.2 ग्राम के। नेक्स्ट है कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, Na2CO3, धोने का सोडा। ठीक है, जिसको हम लोग कहेंगे सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा। ठीक है, चलिए अगला है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक युद्ध में किया जाता है। रासायनिक युद्ध में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए मस्टर्ड गैस जो है वो एक जहरीला गैस है। इसका रासायनिक नाम है आपको डाइएथिल सल्फाइड। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है पहला विश्व युद्ध में रासायनिक युद्ध के रूप में किया गया था। चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग जो है वो निश्चेतक के रूप में ऑपरेशन के पूर्व मरीज को बेहोश करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और बाकी जो सभी हैं पदार्थ आपको ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोट्राइलुइन, पोटेशियम क्लोरेट, ये सब विस्फोटक है। TNG, TNT, ये सब विस्फोटक है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट है आपको पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो देखिए पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नीलहरित शैवाल।
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नील हरित शैवाल, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है और वो धूप और पानी से खाना बनाते हैं। जैसे गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ठीक है, गर्म रुधिर वाले जंतु वो होते हैं जो अपने शरीर के टेम्परेचर को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखें। अगला है आलू। आलू है एक, तो ये है कंद। आलू जो है एक कंद है। आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद कहा जाता है। ठीक है, भूमिगत रूपांतरित तना जिसको कंद कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि पपीते में पीले रंग का कारण है ऑप्शन नंबर डी, कैरिका जेनेथिन। ठीक है, कैरिका जेनेथिन के कारण पपीते में उपस्थित जो है उसका रंग पीला होता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लसिका कोशिका कहां बनती है? इसका होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, लसिका कोशिका जो है वो व्हाइट ब्लड सेल का कणिका है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का एक कणिका है लसिका कणिका। ठीक है, और इसका निर्माण जो है आपको लसिका ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला है कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो देखिए, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी जो है ये होगा कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। देखिए, कुल्हे के जोड़ का जो प्रतिस्थापन होता है, कहने का मतलब जो कमर के पास होता है, इसको हम लोग हिप कहते हैं। हिप के जॉइंट्स का जो रिप्लेसमेंट होता है उसको कहते हैं शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी। ठीक है, चलिए अगला देखें। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि मानव के शरीर में अधिकांश भाग जो खाना का अधिकांश भाग जो है वो कहाँ पाचन होता है? तो वो होगा छोटी आंत में। वैसे वैसे तो जो पाचन शुरुआत होता है तो वो तो मानव शरीर के मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है और बड़ी आंत तक रहता है। ठीक है, लेकिन अधिकांश भाग आपको छोटी आंत में कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन का आंत में जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण होता है? ठीक है, निम्न में से किन का आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण होता है? तो इसका उत्तर देखिए, विटामिन B12, विटामिन के संश्लेषण जो है वो मनुष्य के आंत में उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, विटामिन B12 और विटामिन के का जो है संश्लेषण वो होता है कहाँ पे? तो आंत में जो मौजूद जीवाणु है उनके द्वारा। इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में एक से अधिक। ठीक है, चलिए अगला है, इंसुलिन में निम्नलिखित में कौन सी धातु उपस्थित होती है? इंसुलिन में आपको जस्ता उपस्थित होता है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंसुलिन क्या है? तो एक प्रोटीन है या पेप्टाइड हार्मोन बोले उसको। ठीक है, जो अग्नाशय के लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। ठीक है, और इसमें जो उपस्थित होता है वो होता है जस्ता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग। ठीक है, हेपेटाइटिस से सीधा प्रभावित होता है आपको यकृत, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हेपेटाइटिस एक संक्रामक रोग है। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी नामक जो वायरस से होता है। हेपेटाइटिस क्या एक संक्रामक रोग है और ये हेपेटाइटिस बी बीमारी जो है वो वायरस से होने वाला बीमारी है। ठीक है, इससे लीवर में सूजन और जलन पैदा होती है। ठीक है, लीवर यानी यकृत, सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा इम्यूनोलॉजी के जनक है? इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? तो ये है एडवर्ड जेनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। इन्हें इम्यूनोलॉजी का जनक माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है, तो डाउन सिंड्रोम जो है एक अनुवांशिक विकार है जो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है।
ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुणसूत्रों के संख्या में परिवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए आगे देखें। देखिए अगला सवाल आपको मैथ का है। ठीक है, मैथ का प्रश्न आपको इसमें 48 से लेकर 58 नंबर क्वेश्चन तक है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी स्किप करते हैं। पहले हम लोग सामान्य अध्ययन के सारे प्रश्नों को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा ने हाल ही में ये डिसीजन लिया है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उनकी अध्यक्षता में हुई जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, उसमें उच्च विद्यालय और कॉलेज के पाठ्यक्रम में, ठीक है, हाई स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में आपदा और महामारी प्रबंधन को शामिल करने का फैसला किया गया था। चलिए अगला देखें। तो नेक्स्ट है कि दिसंबर 2021 के में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में किया गया। ठीक है, 4 दिवसीय जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ, उसका 7वां संस्करण आपको 10 से 13 दिसंबर तक 2021 तक, ठीक है, 10 से 13 दिसंबर 2021 तक पणजी गोवा में आयोजित किया गया था। 2021 में जो उत्सव हुआ था, उसका विषय था समृद्ध भारत के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में रचनात्मक का जश्न मनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के किस एक जीवित व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डीएम कालियानन। ठीक है, डीएम कालियानन जो है उनका हाल ही में निधन हो गया। भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य थे। ठीक है, और तमिलनाडु में इनका निधन हुआ 101 वर्ष की आयु में। ठीक है, वो 28 साल की उम्र में भारतीय संविधान सभा के लिए चुने गए थे और वह उस समय संविधान सभा के सबसे कम उम्र के सदस्य थे। ठीक है, फिर देखिए वो 1952 से 67 के बीच तमिलनाडु में विधान परिषद के सदस्य और 3 बार विधायक रहे थे, डीएम कालियानन। चलिए अगला देखते हैं। एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक लवासा। ठीक है, अशोक लवासा इसके लेखक हैं। देखिए ये पुस्तक जो है वो पूर्व चुनाव आयुक्त है अशोक लवासा, उन्होंने लिखी है। ठीक है, उन्होंने ये पुस्तक अपने पिता उदय सिंह और स्वयं के अनुभव के बारे में चर्चा किया इसमें। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार ने जीता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में बिहार ने स्वर्ण पदक जीता है और इसका जो आयोजन हुआ था वो आपको दिल्ली में हुआ था, प्रगति मैदान में। ठीक है, इसका थीम था आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत जो था इसका थीम था, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, और देखा जाए तो 24 राज्यों की प्रदर्शनी में बिहार राज्य के पवेलियन ने स्वर्ण पदक जीता। साथ ही पार्टनर स्टेट के तौर पर भी बिहार को स्वर्ण पदक मिला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है। ठीक है, तो इसका देखिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की गई, इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों की गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा पर प्रदान करना है। चलिए अगला देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। ठीक है, देखिए तो विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस के लिए एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हाल ही में 11वां अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहां आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया लद्दाख में।
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में आयोजित किया गया। केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, जिसकी लद्दाख की राजधानी जो है वो है लेह। ठीक है, 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित हुआ यहाँ पे, और इस सम्मेलन में अखिल भारतीय मानवाधिकार, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय परिषद तथा महाबोधि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है इसे। चलिए अगला देखें। किरण रिजिजू ने निम्न में से किस शहर में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने अहमदाबाद गुजरात में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र यानी कि स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। ये खेल मध्यस्थता केंद्र जो है वो संबंधित है मुद्दों के निवारण के लिए। ठीक है, एक निवारण के लिए एक तंत्र के रूप में ये कार्य करेगा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन बनी? तो देखिए ये फिल्म था द चैलेंज, ऑप्शन नंबर डी। ये एक रशियन फिल्म था। ठीक है, रशिया का मूवी था, और 12 दिन तक आईएसएस पे इन लोगों ने अपना समय बिताया। ठीक है, शूटिंग की। आईएसएस मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहां पे शूटिंग करने के बाद 12 दिन के बाद कजाकिस्तान में ये लोग वापस लौटे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? ठीक है, 31वां व्यास सम्मान से सम्मानित किसे किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, असगर वजाहत। असगर वजाहत को किया गया 31वां से। देखिए ये पुस्तक जो था इनका महाबली। ठीक है, असगर वजाहत की नाटक थी महाबली, और ये पुस्तक 2019 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, महाबली जो पुस्तक थी वो 2019 में प्रकाशित हुई थी। चलिए अब अगला देखें। नेक्स्ट है कि किस राज्य की फिल्म वाटर बड़ियल ने 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ये मूवी जो थी आपको अरुणाचल प्रदेश की थी। ठीक है, वाटर बड़ियल 67वें फिल्म पुरस्कार में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इसने जीता, और लोकप्रिय असमी उपन्यास सवा कोटा मनहू से ये प्रेरित थी, जो येसे दोरजी थोंगजी के द्वारा लिखा गया था। चलिए अगला देखें। 22वां फीफा विश्व कप वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? 22वां जो है वो कतर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 2022 में फीफा का विश्व कप 2022 में कतर में आयोजित किया जाएगा, और 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप जो होगा वो वर्ष 2026 में होगा, और 26 में ये यूएसए के मैक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। ये किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। ठीक है, 2021 से 25 कार्यकाल के लिए भारत को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है। ठीक है, यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी यूनेस्को की, वो हुई थी 1946 में। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो आपको पेरिस में है, पेरिस जो कि फ्रांस में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? ठीक है, शिक्षक विश्वविद्यालय के लिए एक विधेयक पारित किया है, तो ये दिल्ली ने किया है। ठीक है, दिल्ली विधानसभा ने किया है दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक 2021, और दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक विश्वविद्यालय होगा। ये विश्वविद्यालय जो है वो शिक्षक प्रशिक्षण में एक नया मानदंड स्थापित करेगा, यह छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान के अलावा उत्कृष्ट व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है? ठीक है, जैसे आपको है चेन्नई से दिल्ली, ये NH4 नहीं है, गलत हो गया। फिर आपको दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से अगर कोलकाता का देखें तो ये आता है आपको NH2 पे। ठीक है, फिर NH8 दिल्ली से मुंबई, ये सही है, और आगरा से कन्याकुमारी का जो है ये भी गलत है, इसलिए सही तो होगा
ऑप्शन नंबर सी NH8 दिल्ली से मुंबई। अब देखिए नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सही कूट के आधार पर अगर हम चयन करें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। देखिए, ए का 4 होगा खेतरी तांबा, फिर आपको बी का 3 होगा यानी कि जादूगोड़ा यूरेनियम, ठीक है। फिर सी का 2 होगा तलचर, आपको आएगा कोयला, और कुद्रेमुख लौह अयस्क, ठीक है। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखें, जैसे कि निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है, जहां सबसे कम वर्षा होती है भारत में, ठीक है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ले में न्यूनतम वर्षा होती है। यहाँ पर आपको 9 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 से 20 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा होती है। और यह स्थान जो है वो शीत मरुस्थल के अंतर्गत आता है, ठीक है, शीत मरुस्थल। वर्तमान में लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में शामिल है। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई नहीं जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु मतलब कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, ठीक है। देखिए, भूमध्य जलवायु क्या होता है, तो देखिए वह जलवायु जो भूमध्य द्रोणी क्षेत्र में पाई जाती है। भूमध्य सागर के अलावा कैलिफोर्निया के तटवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अफ्रीका और मध्य चिली में भी इस प्रकार का मौसमी परिस्थिति मिलती है, ठीक है। और यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, क्योंकि ये सभी सही है, ठीक है। मध्य चिली में पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के मध्यवर्ती तट पे, फिर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, मोरक्को नाइजीरिया ट्यूनीशिया के उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है। ये सभी सही है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला देखें, नेक्स्ट है अराल सागर। अराल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अराल सागर जो है वो आपको कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है, ठीक है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच अराल सागर, ठीक है। अराल सागर जो है वो एक तरह से इन दोनों के बीच मध्य स्थित एक झील है, ठीक है। आमू दरिया एवं सीर दरिया नदी इस झील में गिरती है, आमू दरिया और सील दरिया। जैसे कि भारत का बृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा आच्छादित है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फीसोल। भारत का बृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र अल्फीसोल मृदा से आच्छादित है। दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती, तो देखिए बोलीविया से नहीं गुजरती है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोलीविया, ठीक है। देखिए, मकर रेखा पर स्थित जो दक्षिण अमेरिकी देश है उसमें आपको चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, ठीक है, ब्राजील है, ये सब आपको मकर रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए पेरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करता है, ये सही है। आल्प्स पर्वत फ्रांस को इटली से अलग करता है, ये भी सही है। वासजेस पर्वत फ्रांस को जर्मनी से अलग करता है, ये भी सही है। और जूरा पर्वत फ्रांस को स्विट्जरलैंड से अलग करता है, ये भी सही है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में एक से अधिक। फिर नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट है डोलड्रम क्या है, तो देखिए डोलड्रम जो है वो आपको भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है, ठीक है। सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखें तो भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी जो है वो धरातलीय क्षैतिज पवनें नहीं चलती, बल्कि यहाँ पर उच्च तापमान के कारण वायु हल्की होकर ऊपर उठती है और संवहनहीन धाराओं का जन्म होता है। इसलिए इस कटिबंध को भूमध्य रेखीय शांत कटिबंध या डोलड्रम कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एक सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। ये सिंधु नदी है, उसकी जो सहायक नदियां हैं उसको दक्षिण मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर सुमेलित करना है। तो देखिए आपको पहला इसका जो सही होगा ऑप्शन वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पहले नंबर पे झेलम, दूसरे नंबर पे चिनाब, तीसरे नंबर पे रावी और चौथे नंबर पे सतलज,
ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है वो आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो क्या थी? तो देखिए 2001 से लेकर 2011 तक तो भारत की जनसंख्या का जो वृद्धि दर है वो है 17.7%। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखा जाए नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे सही है, पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पे ये भी सही है, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे ये भी सही है। फिर नेक्स्ट आपको दुलहस्ती परियोजना झेलम नदी, ये आपको गलत है। ठीक है, दुलहस्ती परियोजना जो है ये आपको दुलहस्ती परियोजना जो है वो चिनाब की सहायक नदी है चंद्रा नदी है, चंद्रा नदी पर है दुलहस्ती परियोजना, और ये कहाँ अवस्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए तो भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है वो आपको पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, और देखा जाए तो भारत वन रिपोर्ट के बारे में जो 2021 की रिपोर्ट है भारत वन रिपोर्ट, उसमें भारत में मैंग्रोव का जो क्षेत्र है वो आपको 4,992 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 4,992, जो कि अगर कुल भौगोलिक क्षेत्र देखिए भारत का तो उसका 0.15% आता है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में, सिर्फ पश्चिम बंगाल में अगर हम लोग देखें तो ये आपको 2,114 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। और एक चीज और देखिए, अगर हम लोग तुलना करें 2019 और 2021 का रिपोर्ट में, ठीक है, तो यहाँ आपको 17 किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। ठीक है, 17 किलोमीटर मैंग्रोव क्षेत्र का वृद्धि हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो भारत सचिव का जो पद बनाया गया था वो बनाया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, देखिए जो नियंत्रक बोर्ड था उसका अध्यक्ष को भारत सचिव के पद में पदस्थापित किया गया। ठीक है, और भारत का जो पहला पहला सचिव था वो थे लॉर्ड स्टैनली, पहला सचिव लॉर्ड स्टैनली थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बंगाल का अंतिम और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये किस आधार पर बना? तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, इसलिए भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो देखिए फैजापुर गांव में अधिवेशन ये सही है। लाहौर, लाहौर का जो अधिवेशन हुआ था वो था 1929 में। ठीक है, और ये हुआ था यहाँ पर आपको पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3। फिर कराची, कराची का जो अधिवेशन हुआ था वो 1931 में हुआ था। ठीक है, और यहाँ हुआ था मौलिक अधिकारों की मांग। ठीक, फिर आपको दिल्ली, दिल्ली में जो हुआ था अधिवेशन ये एक विशेष सत्र था और ये हुआ था 1923 ईस्वी में। ठीक है, विशेष सत्र, और इसमें सबसे युवा अध्यक्ष बनाए गए थे, और सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरोजिनी नायडू के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो देखिए इनको भारत का कोकिला के नाम से यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से विभूषित किया गया, ये बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश और देश की प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव इनको प्राप्त हुआ, ये भी सही है। इनकी प्रमुख रचनाएं थी गोल्डन थ्रेशोल्ड एवं ब्रोकन विंग्स आदि, ये भी बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, नहीं ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। ठीक है, पहली एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है, देखिए लेकिन अगर बोला जाए कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, ठीक है, भारतीय महिला अगर हम लोग कहें तो यहां पर आएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ? तो लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन हुआ था 1838 में, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लॉर्ड लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुआ था, और इसका जो संस्थापक थे वो थे द्वारिकानाथ टैगोर। ठीक है,
द्वारिकानाथ टैगोर और भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी ये। यह संस्था जमींदार के हितों का संरक्षण करता था। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है कि बिहार के पटना में 1632 ईस्वी में किस यूरोपीय कंपनी ने फैक्ट्री की स्थापना की? तो देखिए भारत के मतलब बिहार के जो पटना में 1632 में स्थापना हुआ था फैक्ट्री का, वो डच लोगों ने किया था। डच लोगों ने किया था। और देखें तो पटना कॉलेज जो है, पटना कॉलेज का जो उत्तरी भाग में स्थित जो एक इमारत है, वो डच फैक्ट्री की स्थापना हुआ था वहां पे। और डच बिहार से सोडा, चीनी, अफीम और सूती वस्त्र का निर्यात करते थे। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? नाम है और इनकी उपाधियां हैं। तो जहांदार शाह को कहा जाता था लंपट मूर्ख, ये बिल्कुल सही है। अहमद शाह अब्दाली दुर्रे दुरानी कहलाते थे। और अली गौहर ये शाह आलम द्वितीय कहलाते थे। और फारूक शेर ये घृणित कायर कहलाते थे। ये सभी सही है, इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है अल बरूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी? तो देखिए अलबरूनी की लिखी हुई किताब उल हिंद जो है वो अरबी भाषा में लिखी गई थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखें, सवाल है कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, के दत्ता। के दत्ता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एफजी स्लाई के नेतृत्व में गठित चंपारण एग्रेरियन समिति का सदस्य नहीं था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जो थे वो नहीं थे। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में किस वर्ष की गई थी? तो देखिए रुड़की में जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1847 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1847। और ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अब देखिए ये भारत का सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था, जो कि 21 सितंबर 2021 को इसका नाम बदल दिया गया और इसको आईआईटी रुड़की कर दिया गया। ठीक है, आईआईटी रुड़की। चलिए नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है हंटर शिक्षा आयोग, जो विलियम हंटर का गठन किस वायसराय के समय हुआ था? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। ठीक है, हंटर शिक्षा आयोग जो है इसका जो गठन हुआ था वो लॉर्ड रिपन के वायसराय थे उस समय हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। के विद्रोह के दौरान मृत्यु से पूर्व कुंवर सिंह का अंतिम संघर्ष यानी लड़ाई किस अंग्रेज अधिकारी से हुआ था? तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कैप्टन ली ग्रैंड। कैप्टन ली ग्रैंड यानी ऑप्शन नंबर बी। ये हुआ था, जो कुंवर सिंह जो थे वो उत्तर प्रदेश से घायल अवस्था में आए थे जगदीशपुर 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल 1858 को। ठीक है, और अपने गांव जगदीशपुर पहुंचे और इस समय कैप्टन ली ग्रैंड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने जगदीशपुर पर आक्रमण किया। लेकिन कुंवर सिंह के जीवित रहते हुए अंग्रेज जगदीशपुर पर कभी कब्जा नहीं कर सके। लेकिन वो जख्मी हालत में थे और उनका फिर 26 अप्रैल को, ठीक है, उसी मंथ उसी ईयर में 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई उन जख्मी हालत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। तो देखिए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ये सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, ये काफी फेमस है और ये हुआ था 1756 से 1763 ईस्वी में। ठीक है, इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। और जो समापन हुआ था वो हुआ था 10 फरवरी 1763 को और ये पेरिस संधि में हुआ था। पेरिस संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट है अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो देखिए अमेरिका में जो यूनाइटेड इंडिया की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपको 1908 में सियाटल में, अमेरिका में। और इसमें आपको तारकनाथ दास और जीडी कुमार के द्वारा हुआ था, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को डफरिन की दिमाग का उपज कहा? तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कहा था। ठीक है, और लाला लाजपत राय जो थे वो गणपंथी विचारधारा से संबंधित थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार में महिला संगठन का जिम्मा किसके हाथ में था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथ में था। आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं सेनाध्यक्ष तीनों थे और वित्त विभाग एसी चटर्जी के पास था। प्रचार विभाग एस.ए. अय्यर को एवं महिला संगठन लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपा गया था। चलिए नेक्स्ट देखें। 10 अगस्त 1920 को हुई सेब्रेस की संधि का संबंध भारत के किस महत्वपूर्ण आंदोलन से था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खिलाफत आंदोलन से था। देखा जाए तो 11 नवंबर 1918 को विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है, और फिर आपको 10 अगस्त 1920 को ये हुआ सेब्रेस की संधि और इस प्रकार तुर्की का साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। मित्र राष्ट्रों ने खिलाफ का अपमान किया और इस्लाम की पवित्र भूमि पर अवांछनीय अधिकार कर लिया। यही खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण था। चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रमानुसार सजाइए। ठीक है, तो देखिए आपको देखा जाए स्वदेशी आंदोलन तो ये हुआ था आपको 1905 में, ठीक है। फिर है आपको मुस्लिम लीग की गठन तो ये हुआ आपको 1906 में और खुदीराम बोस की फांसी ये हुआ आपको 1908 में, ठीक है। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 3 और ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी कम्युनिस्ट नेता नहीं थे? साम्यवादी कम्युनिस्ट नेता कौन नहीं थे ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पीसी रे, एसे डांगे, मुजफ्फर अहमद और सिंगारवेलु। ये तीनों जो थे वो आपको साम्यवादी नेता थे, औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी नेता। और लेकिन पीसी रे जो थे वो भारत में रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है इनको, ठीक है, भारत में रसायन विज्ञान का जनक। और इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मद्रास में 1908 में किया गया था, ठीक है। मद्रास के 1908 में जो अधिवेशन हुआ संविधान का वही तैयार किया गया था कांग्रेस का। अब देखिए ये 23वां अधिवेशन था, ठीक है, मद्रास का, और ये मद्रास में आयोजित हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो रास बिहारी बोस ने की थी, ठीक है। रास बिहारी बोस अध्यक्षता करने वाले रास बिहारी बोस थे और इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि बिहार में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो होम रूल लीग के जो अध्यक्ष थे बिहार में स्थापित जो था उसमें अध्यक्ष थे मजरूल हक, ठीक है, पटना के बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 को, ठीक है, 16 दिसंबर 1916 को, ठीक है, एक आयोजित हुआ था एक सभा, होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय लिया गया बांकीपुर में और मजरूल हक को इस लीग का अध्यक्ष और बैद्यनाथ नारायण को सचिव बनाया गया था, ठीक है। बैद्यनाथ नारायण जो थे वो सचिव थे। चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कि भागलपुर में 28 और 29 अगस्त 1920 को आयोजित जो 12वां बिहार प्रांतीय सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो 12वां अधिवेशन था भागलपुर में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी और इस सम्मेलन में असहयोग संबंधी प्रस्ताव दरभंगा के धर्मधीर ने प्रस्तुत किया जो पारित हो गया। अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा विद्रोह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में हुआ था? इसका उत्तर देखें। तो पहले देखते हैं हम लोग कि जो भील विद्रोह एवं रमोसी विद्रोह, ठीक है, भील विद्रोह एवं रमोसी विद्रोह अगर देखें तो ये पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है। फिर है ज्वांग विद्रोह, ये आपको उड़ीसा के क्योंझर में हुआ था। चुआर विद्रोह जो है वो आपको मेदिनीपुर बाकुल बंगाल में हुआ था। ये सभी विद्रोह जो है वो ब्रिटिश धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नीति का विरोध था जो विभिन्न कालखंडों में देश में
अनेक हिस्सों में प्रकट हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा विद्रोह पश्चिमी घाट पर हुआ, तो ये हुआ था रामोसी विद्रोह और भील विद्रोह। ठीक है, ये दोनों होगा, इसलिए सही उत्तर मानेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में एक से अधिक। अगला है, सिकंदर लोदी ने 1495-96 में हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया, तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है दरिया खान नुहानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दरिया खान नुहानी है। बिहार शरीफ के अभिलेख जो है उसके अनुसार देखा जाए तो हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया गया, जो कि आपको 1523 तक मृत्यु होने तक बिहार का प्रभारी बना रहा था दरिया खान नुहानी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, किस वर्ष पटना में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1666 में हुआ। तो नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राणा कुंभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा के स्थान पर बिदर स्थानांतरित की थी, तो देखिए ये किया गया था सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के द्वारा। ठीक है, सिहाबुद्दीन प्रथम अहमद जिनका कार्यकाल था 1422 से लेकर 1446 ईस्वी तक। ठीक है, और सर्वप्रथम गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को अपनी राजधानी बनाई थी। बहमनी साम्राज्य की इस नवीन राजधानी को मोहम्मदाबाद नाम दिया गया था। नेक्स्ट है, अकबर के समय इबादत खान में आमंत्रित धर्माचार्यों में से किसने ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, ये 1575 ईस्वी में। ठीक है, 1575 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में निर्माण किया और इससे सभी धर्मों के धर्माचार्यों को आमंत्रित किया था। इबादत खाने में इकाबीबो एवं मोंसेरात ने ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किया था, इकाबीबो और मोंसेरात ने, यानी कि ये दोनों, इसलिए सही होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने फिरोज तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा, तो ये कहा था एल्फिंस्टन ने। ठीक है, एल्फिंस्टन ने कहा था फिरोज तुगलक को सल्तनत युग का अकबर। फिरोज तुगलक जो था वो आपको 1351 से 88 ईस्वी तक, 1351 से 1388 ईस्वी तक उसके कल्याणकारी कार्यों के कारण हेनरी एलियट और एल्फिंस्टन ने सल्तनत युग का अकबर कहा था इन्हें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की, तो ये किया गया था जेबुनिशा के द्वारा, यानी कि सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जेबुनिशा। ठीक है, देखिए औरंगजेब की पुत्री थी जेबुनिशा को शहजादा अकबर से पत्र व्यवहार के कारण औरंगजेब ने 1679 में निर्वासित कर दिल्ली भेज दिया और यहीं पर उसने बैतुल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी। ठीक है, फिर देखिए सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया है, तो सांची के स्तूप का निर्माण कराया था अशोक ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अशोक। अशोक कला प्रेमी था, कला संरक्षक था, बौद्ध परंपराओं से 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान करती है। सांची का स्तूप निर्माण अशोक ने ही करवाया था। चलिए नेक्स्ट देखें, जैन धर्म की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चंदना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी चंदना। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली भिक्षुणी थी। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन युग सुमेलित नहीं है, इधर हड़प्पा है इधर क्षेत्र है। ठीक है, तो देखिए इसका अगर हम लोग देखें तो संघोल, संघोल जो है वो पंजाब में सही है, राखीगढ़ी हरियाणा में सही है, हुल्लास पश्चिम उत्तर प्रदेश में सही है,
प्रभास पाटन ये गुजरात में है, ये भी सही है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है पंचविश ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद का। ठीक है, फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने मौर्य वंश के पतन का कारण आर्थिक संकट बताया? तो आर्थिक संकट बताने वाले थे डीडी कौशाम्बी। ठीक है, मौर्य वंश के पतन का कारण था, इतिहासकारों के बीच में मतभेद रहा, लेकिन इस संदर्भ में डीडी कौशाम्बी ने मौर्य वंश के पतन का कारण आर्थिक संकट और ऋणग्रस्तता को बताया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत का भूगोल ज्योग्राफी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? ठीक है, तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टॉलमी। टॉलमी ने लिखी थी ज्योग्राफी नामक पुस्तक। ठीक है, देखिए टॉलमी जो है वो दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखा था। इसमें तत्कालीन भारत की विस्तृत जानकारी मिलती है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए इधर है आपको राजवंश और इधर है संस्थापक। अब देखना है कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए गढ़वाल वंश चंद्रदेव सही है, हुन वंश तोरमन सही है, कलचुरी वंश कोकल ये भी सही है, और चोल वंश दुलती दर्ग ये गलत है। ठीक है, देखिए चोल वंश का जो स्थापना हुआ था वो विजयालय ने की थी। ठीक है, चोल वंश का स्थापना कौन किया था? विजयालय, विजयालय ने की थी। और जबकि दुलती दुर्ग जो था वो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। इतिहासकारों के अनुसार इसके क्या कारण थे? तो देखिए इसमें आपको सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, एक दो तीन और चार सभी, मतलब कृषि अधिशेष, लोहे की खदानें, गंगा और नदियों के कारण सुलभ आवागमन, और जंगली क्षेत्रों में हाथी की उपलब्धता। ठीक है, ये सभी सही उत्तर है। अगला देखते हैं कि नेक्स्ट है कि किस भारतीय शासक ने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया है? मिहिर कुल को पराजित किया था यशोधर्मन ने, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यशोधर्मन। मंदसौर के थे यशोधर्मन, जिसने 527 ईसा पूर्व में, 527 ईस्वी में, ठीक है, 527 ईस्वी में मिहिर कुल को परास्त किया था। यशोधर्मन जो है वो मालवा का शासक था। यशोधर्मन के विषय में हमें मंदसौर अभिलेख के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि और रोजगार की घटना इंगित करती है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन होगा जब मुद्रास्फीति बिना आर्थिक समृद्धि के उत्पन्न हो तब ये स्टैगफ्लेशन की दशा कहलाती है, क्योंकि यह जो आर्थिक समृद्धि थम जाती है, अतः रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं होते और सामान्यतः उच्च बेरोजगारी के कारण मूल्य में कमी होना चाहिए, जो कि स्टैगफ्लेशन के दौरान नहीं देखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखें तो भारत में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का मापन किसके आधार पर करता है? ठीक है, तो देखिए ये सीपीआई के आधार पर करता है, संयुक्त सीपीआई जो दिया हुआ है। ठीक है, देखिए सीपीआई हो गया आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। वर्तमान में जो भारतीय रिजर्व बैंक है अपनी मौद्रिक नीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त के आंकड़ों आंकड़ों का प्रयोग करता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत मुद्रास्फीति की गणना की प्रक्रिया में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत में होने वाले जो परिवर्तन है उसको खुदरा बाजार में स्तर पर मापा जाता है, खुदरा बाजार के स्तर पर मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कर्व कर दर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो देखिए इसका सही तो होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉफर कर्व। लॉफर कौन थे? तो लॉफर देखिए ये थे एक अर्थशास्त्री जिनका नाम था आर्थर लॉफर। ठीक है, आर्थर लॉफर। हाँ, और इन्होंने कहा था कि
कर की दर एवं कर राजस्व के बीच इन्होंने संबंध को दिखाया था। और इनके अनुसार यदि कर की दर कम हो या फिर कर की दर अत्यधिक हो, दोनों ही स्थिति में कर से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां हैं वो कम रहेंगी। कर से होने वाली प्राप्ति अधिकतम तब होगी जब कर की दर सामान्य होगी। कर की दर में ज्यादा बढ़ोतरी के कारण कर की चोरी बढ़ जाती है, इसलिए वो दोनों बराबर ही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। ठीक है, देखिए आर्थिक समीक्षा जो 2021-22 का था, उसके आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में जो मक्के का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था वो कर्नाटका में हुआ था। और वर्ष 2020-21 में मक्के का 3 सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर हम लोग देखें तो पहले स्थान पे है कर्नाटका, दूसरे स्थान पे है आपको मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पे है आपको तेलंगाना। ठीक है, पहले स्थान पे कर्नाटका, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए जो आंकड़े थे उसके अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निवल राज्य घरेलू उत्पादन सबसे अधिक तमिलनाडु में रहा। कितना रहा? तो 1716,544 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन मतलब जीवीए की वार्षिक वृद्धि दर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 3.9%। ठीक है, 3.9%। चलिए नेक्स्ट है प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा? तो ये रहा 18.8%। सही होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है, सबसे कम? तो यह है शेखपुरा में। ऑप्शन नंबर सी, शेखपुरा में न्यूनतम है, सबसे कम है। और यहां रहा ओनली 1.19 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो देखिए इसका जो सही अवरोही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर बी, कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर। देखिए कैमूर का जो है वो है 31.56%। ठीक है, जमुई का है आपको 21.34%। फिर नवादा का है आपको 20.72%। फिर आपको मुंगेर का है 20.16%। ठीक है, चलिए इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा शीर्ष पर रहा। चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 30 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार उल्लेखित है, जबकि अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता है। और फिर आपको अनुच्छेद 29 में जो दिया गया है वो है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हित के संरक्षण का उल्लेख है। नेक्स्ट है कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बीरूबाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन
मार्ले मिंटो सुधार 1909 के प्रावधानों में शामिल नहीं था। तो देखिए, मिंटो मार्ले जो सुधार था 1909 का, उसके अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद निर्वाचित सदस्यों का स्थान प्राप्त था, जिनकी संख्या बढ़कर 60 कर दी गई। अब मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम का प्रमुख प्रावधान देखें तो विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, ये सही है। फिर दूसरा है आपको केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति थी। तो दूसरा वाला भी सही है, प्रांतीय परिषदों में सरकारी बहुमत, ठीक है। फिर तीसरा है सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, ठीक है। और चौथा है केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों का स्थान नहीं, ठीक है। चलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला है केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। ये जो है, अब देखें तो जैसे कि यहाँ चौथा अनुसूची है, चौथा अनुसूची में क्या कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यों में सीटों का आवंटन का उल्लेख है, ठीक है। फिर पांचवा अनुसूची में है आपको अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण पर संबंधित प्रावधान। फिर छठा अनुसूची में है आपको कि जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। और आठवां अनुसूची में है भारत की मान्यता प्राप्त 22 राजभाषाओं का उल्लेख, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति के समाविष्ट करता है। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है, ठीक है। और मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार अनुच्छेद आपको मौलिक अधिकार में समानता का अनुसार अनुच्छेद 14 से आपको 14 से 18 तक वर्णित है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का समाप्ति का उल्लेख है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 माह तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एक वर्ष से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद का बैठक होना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। क्यों, तो देखिए अनुच्छेद 85 ए के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत कर सकता है, किंतु उसे एक सत्र की अंतिम बैठक एवं आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच में 6 महीने का अंतर होना चाहिए। सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र सत्र तथा शीतकालीन सत्र, ठीक है। चलिए इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ई। है संसद में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। एक में है उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और तीसरा है पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये दोनों सही है। दोनों सदनों में मतभेद संयुक्त अधिवेशन में सुलझाया जा सकता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 4, ठीक है। देखिए एक में है साधारण विधेयक और 4 में है प्राइवेट मेंबर विधेयक। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। इसका आंसर होगा केवल 3, यानी कि सही होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, ठीक है। एक व्यय जिसे भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है तो वो है भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित अधिकारियों का अग्रता क्रम में सही अनुक्रमांक कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 4-3-2-1, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्रिमंडल सचिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है यानी कि स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता, वह संसद सदस्य के रूप में शपथ लेता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य अपने पद की शपथ लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्रमशः है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 84 और 47। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 84 और जनजाति के लिए 47। ठीक है, लोकसभा में। चलिए ये वीडियो यहां पर समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 3 के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।